हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए BSKC 133 संस्कृत नाटक खंड 2। आज हम इसमें देखेंगे 5 यूनिट दी गई है। पहली यूनिट इकाई 7 है। देखेंगे प्रतिमा नाटकम का परिचय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते चलेंगे दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे भास का परिचय। देखो, कविता कामिनी हास महाकवि भास संस्कृत साहित्य के अद्वितीय एवं आदि नाटककार है। वह संस्कृत नाट्य साहित्य में सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है। संस्कृत नाटककारों में उनका नाम बड़े ही आदर सम्मान के साथ लिया गया है। दोस्तों, इसमें भास को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। भास ने अपनी नाटक सभा में से प्रवर्तित नाटककारों के नाटक पथ को अवलोकित किया है। इसमें दोस्तों बढ़ा चढ़ाकर लिखना है इसमें। अब हम आगे भास का व्यक्तित्व पढ़ेंगे। भास कब और कहाँ पैदा हुए थे, इसका वास्तविक नाम क्या था, इसके माता पिता कौन थे, इन्होंने किस जाति अथवा कुल गोत्र में जन्म लिया था, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई थी, इनके गुरु कौन थे, इत्यादि प्रश्नों का प्रमाणिक साक्ष्य के अभाव आज भी है। दोस्तों, इनका कभी पता नहीं चल सका अभी तक भी कि ये कहाँ पैदा हुए थे, किस स्कूल में पढ़ाई की थी। इससे संबंधित विचार प्राय अनुमान आश्रित है, अंदाज़ा ही लगाया जाता दोस्तों, जिनके संदेह हेतु का निर्धारण न होने से उनकी प्रामाणिकता भी संदेह आश्रित ही है। इनके नाटकों में दक्षिण भारतीय स्थलों का न्यूनतम ही देखने को मिला परिचय। दोस्तों, दक्षिण भारत के जिन स्थलों का निरूपण मिलता भी है तो विविध उल्लेख नहीं मिलता, उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती दोस्तों। जबकि हम इसी दृष्टि से उत्तर भारत के स्थलों के निरूपण पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि भास ने इन स्थलों का न केवल विस्तृत विवेचन किया है, अपितु इसी तत्कालिक भूगोलिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। तो इसी हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि भास का जन्म कहीं उत्तर भारत में हुआ है। भास ने अपने नाटकों में परिष्कृत संस्कृत एवं प्रौढ़ प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, भास ने जो नाटक लिखे हैं वो परिष्कृत संस्कृत या प्रौढ़ प्राकृतिक भाषा में इसका प्रयोग किया गया है, जो इस बात का अभिघोतक है कि भास के समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा रही होगी, क्योंकि इसने ज़्यादातर जो भी नाटक लिखे हैं इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे हैं। दोस्तों, अब देखते हैं भास का समय। भास के व्यक्तित्व की तरह इनका काल भी अति जटिल है दोस्तों, बताना कि ये किस काल में थे। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम में भास का स्मरण अत्यंत आदर के साथ किया है। अतः यह तो निर्विवाद है कि भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। अब समस्या यह है कि कवि कालिदास का समय भी अनिश्चित ही है। ऐसी स्थिति में केवल इतना ही कहा जा सकता है, भास कालिदास से पहले थे। बहुमत कालिदास समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार करती है। अधिकतर जो नाटक लेखक है दोस्तों वो कहते हैं कि जो भास है वो प्रथम शताब्दी से पहले के हैं। ईसा पूर्व शताब्दी भास की अपर सीमा मानी जाती है। भास ने अपने नाटकों में प्रघोत, दर्शक, उद्यन इत्यादि का समकालिक मानकर वर्णन किया गया। इन तीनों राजाओं के समय इतिहासकार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। दोस्तों, ये भास का समय बताता दोस्तों कि भास किस समय में यह कैसे मान। भास का कर्तव्य। भास के व्यक्तित्व के सम्मान उनके कर्तव्य को लेकर इतना विवाद नहीं दिखाई पड़ता। महामहोपाध्याय पंडित टी गणपति शास्त्री ने जब 13 नाटकों को भास के नाम से प्रकाशित किया था तब अवश्य ही आलोचकों ने यह शंका उपस्थित की कि ये 13 नाटक भास द्वारा ही रचित है
यह इनमें से कुछ एक उनकी वास्तविक रचनाएं हैं, किंतु भास, भाव, शैली, वर्णन एवं सहज की साम्यता के आधार पर अधिकांश विद्वानों ने पंडित टी गणपति शास्त्री के मत अनुसार सहमति प्रदान की है। भास का कर्तव्य में लिखा गया दोस्तों कि ये किस तरह के व्यक्तित्व थे। तो इसमें क्या क्या है कि टी गणपति शास्त्री उसने 13 नाटकों का वर्णन किया था, उसी के आधार पर ये बताते हैं। इसमें क्या किया गया कि भास के 13 नाटकों को कथानक के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला था राम कथा के आधार पर। भगवान राम की कथा को आधार मानकर भास ने प्रतिमा अभिषेक इन 2 नाटकों का लेखन किया है। महाभारत कथा पर आश्रित नाटक। भास के सबसे अधिक नाटक महाभारत की कथा पर ही आधारित है। ये इसमें क्या लिखा है दोस्तों, इसने भास ने कुल 7 नाटकों की रचना की है, जो ये नीचे लिखे है दोस्तों, पढ़ लेना। फिर तीसरा है दोस्तों लोक कथा पर आश्रित नाटक। लोक कथाओं के आधार पर भास ने 3 नाटक लिखे थे। ये 3 नाटक कौन से थे? प्रतिज्ञा योगंध्राण, स्वपन वास वदतम, अविमार्क एवं दरिद्र चारु दत्त। ये भास का कर्तव्य था दोस्तों। अब हम पढ़ते दोस्तों नाटक की कथा वस्तु। प्रतिमा नाटक का परिचय दीजिए। इसमें क्या है कि ये इतना प्रथम अंक की कथा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रतिमा नाटकम, नाटक के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। इसमें पहले लिखा गया दोस्तों राम का चरित्र चित्रण। ये लिख लीजिए दोस्तों, ये 5-6 है नाटक के प्रमुख पात्र, इनमें से एक पक्का आएगा। राम का चरित्र चित्रण में लिखा गया कि राम प्रतिमा नाटकम का प्रधान नायक है। शास्त्रीय दृष्टि से वह धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आते हैं। धीरोदात्त नायक में सभी गुण राम के विद्यमान हैं। धीरोदात्त नायक का लक्षण 10 रूपकार धनंजय ने इस प्रकार किया है। यह संस्कृत का श्लोक है दोस्तों, पढ़ लेना इसको। इसमें क्या है, जो शोकादि के अप्रभावित हो, अति गंभीर स्वभाव वाला, दूसरे को क्षमा करने वाला, आत्म प्रशंसा न करने वाला, सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में शीघ्र स्वभाव वाला, अहंकार भाव को दबाकर रखने वाला, धैर्य धारण करने वाला, कार्य में दृढ़ता रखने वाला नायक होता है। ये राम का मतलब बता रखा दोस्तों, वह धीरोदत्त नायक होता है। ये सभी गुण राम के पूर्णतः निहित है, राम में पूर्णतः निहित है दोस्तों सभी गुण। राजा अभिषेक के अत्यंत निकट आकर राज्य प्राप्त न होने पर भी वे लोस मात्र दुखी नहीं थे, अपितु क्रोध लक्ष्मण को शांत करते हैं। स्वभावतः राम अत्यंत धीर गंभीर है, इसलिए माता पिता, अनुजगण एवं प्रजाजन सभी उनसे अनुराग करते हैं कि वे अत्यंत क्षमाशील है। अपनी माता कैकेयी, जिनके कारण राज्याभिषेक से वंचित होकर वह वनगमन हेतु विवश हो जाते हैं, उन्हें वे भी संघर्ष क्षमा कर देते हैं। क्षमाशीलता एवं उदारता उनके स्वभाव का अभिन्न अंग है, जो वनगमन के पश्चात भी पद पदे परिलक्षित होता है। यानी कि वनगमन गए तो हर कदम कदम पे यह चीज़ दिखाई देती है। वे अत्यंत प्रशंस प्रिय भी नहीं है। पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए राज्य को ठुकराना ही एक पुत्र का धर्म समझते हैं। सव पुत्र क्रोते पितृ आदि वच कस्त्र भो विस्मय। राम अत्यंत दृढ़ निश्चयित है, पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए वनगमन का निश्चय कर लेते दोस्तों वे। इसके बाद भी सभी को आग्रह ठुकराते हुए पुनः अयोध्या आगमन के लिए कदापि उद्यत नहीं होते। पिता की मृत्यु एवं भरत के भाई प्रेम भी उन्हें उनके निर्णय से विचलित नहीं कर पाते। राम अद्वितीय शक्तिमान होने पर भी अडंग
से स्वार्थ रहित है। तो ये दोस्तों उसकी राम के वन गमन की कथा बताई गई है, कैसे वो क्या कर्म, उनका क्या स्वभाव है, ये आप देख लेना, मैंने बता दिया इसके बारे में। अब देखते सीता का चरित्र चित्रण। सीता प्रतिमा नाटकम की प्रधान नायिका है। वह सुकोमल स्वभाव की सहृदय नारी है। प्रथम अंक में वल्कल वस्त्रों में देखकर चोटी एवं अवादिकता से उन वस्त्रों को धारण करने की अभिलाषा अभिव्यक्त करती है। यह उसकी स्वाभाविक सरलता का सूचक है। इसका हृदय अत्यंत उदार है और वह परिचारिकाओं से भी अत्यंत उदारता व्यवहार रखती है। इसमें दोस्तों जो कुछ भी भारतीय नारी या सीता का जो वर्णन किया गया है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और पॉजिटिव वे में किया गया है। इसमें आगे लिखा गया है दोस्तों कि यह नहीं वन में वास करते हुए वह उदारता होने का आभास भी नहीं कराती है। यही नहीं, वन में वास करते हुए उदारता के कारण छोटे वृक्षों को स्वतः जल लाकर सींचती है। ये वन में जाने के बाद की घटना दोस्तों। नाटक में सीता का चित्रण एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में चित्रित है। वह अपने पति राम के प्रत्येक सुख दुख में साथ देती है। जैसे संकटग्रस्त चंद्रमा की पत्नी तारा राहुल ग्रहण काल में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है। ये इस तरह दोस्तों ये सीता का वर्णन किया गया है। फिर आगे भरत का चरित्र वर्णन है दोस्तों। भरत प्रतिमा नाटकम का अति प्रमुख पात्र है दोस्तों। भरत की सबसे बड़ी चारित्रिक विशेषता है उनका त्यागशील होना, क्योंकि भरत ने भी राज्य मिलने के बाद भी वह गद्दी पे नहीं बैठा था दोस्तों। इसलिए भरत त्याग एवं तपस्या का प्रकाष्ठा है। राज्य सुख का उन्हें किंचित भी लोभ नहीं है। जैसे उन्हें पता चला कि उनकी माता कैकेयी के कारण अनेक अनिष्ट हो गए, वह बड़े भाई श्री राम को वन जाना पड़ा। वे कठोर शब्दों के साथ अपने माता को इस कर्तव्य की भर्त्सना करते हैं कि एक क्षण व्यतीत किए बिना राम को वापस अयोध्या लौटने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वो राम को अयोध्या उस वन से वापस लाने के लिए अयोध्या को छोड़कर चले जाते हैं। उसका मन निष्कपट और निश्चल था। राम वन गमन का निमित्त सत्य को मानकर उनका हृदय करुणा और विषाद से भर जाता है। वह पहुंचकर राम को देखते आंखों में आंसू की धारा फूट उठती है दोस्तों। ये इसका भरत का वर्णन है दोस्तों, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया वहाँ पर जाकर, राम को लाने के लिए क्या क्या कष्ट सहे, और उनके मन में कोई भी कपट नहीं था। लक्ष्मण का चरित्र चित्रण दोस्तों। लक्ष्मण का भी यही है कि प्रतिमा नाटकम में भास ने लक्ष्मण चरित्र में रामायण की अपेक्षा याति किंचित परिवर्तन कर दिया। लक्ष्मण थे वो क्रोधी स्वभाव के थे और भाई प्रेमी थे, उत्साही थे। वह प्रतिमा नाटकम में लक्ष्मण अपेक्षा कर थोड़ा सरल, सहज, संतुलित किंतु स्वभाव में उग्र दिखाया गया है। रामायण की तरह ही प्रतिमा नाटकम में लक्ष्मण भाई प्रेमी और आज्ञाकारी थे, क्योंकि वह राम का कहना नहीं टालते थे। राम की आज्ञा के बिना लक्ष्मण कुछ भी नहीं करते थे। कैकेयी वृत्तांत से आहत होकर भी राम की आज्ञा न मिलने पर भी वह धनुष पर बाण नहीं चढ़ाते थे। इतना आज्ञाकारी भाई था दोस्तों। वह 14 वर्ष तक राम के साथ रहता है और यह त्यागशीलता का सूचक है दोस्तों कि राम का भाई लक्ष्मण है वो एक आदर्श अनुज है। वह राम की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहता था। यही कारण है कि राम वनगमन का निश्चय करते ही बिना देर के लिए स्वयं ही वनगमन के लिए उद्यत हो जाते हैं लक्ष्मण जी। सर्वोत्कृष्ट सेवक, उत्कृष्ट उपासक है। महाराज दशरथ भी लक्ष्मण के सेवा भाव से प्रभावित होकर कहते हैं कि लक्ष्मण निस्संदेह एक उत्तम पुत्र है। वो दिन रात हर परिस्थिति में अपने भाई रघुकुल शिरोमणि श्री राम का अनुसरण करते रहते हैं
तवे पुत्रो सपुत्रो येन नक्त निंदिम वने रामो रघुकुल श्रेष्ठ सच्चाई ये वानुगम्यते। ये दोस्तों एक श्लोक है, इसमें राम के भाई लक्ष्मण का चरित्र वर्णन किया गया है दोस्तों। आगे है दशरथ का दोस्तों। तो दशरथ भी एक अच्छे राजा थे दोस्तों, वो न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा दशरथ एक प्रतिज्ञा पालक राजा है। राम उन्हें अपने प्राणों से प्रिय है। महारानी कैकेयी ने जब राम को वनगमन के लिए वर मांगा तब ही वह अपनी वचनबद्धता के कारण उसे सदा मना नहीं कर पाए। वचन एवं उसे पूरा करने की प्रतिज्ञाबद्ध असहाय महाराज दशरथ प्राणों को भी त्याग कर भी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। वो दशरथ के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसका स्नेह संवलित पिता होना है दोस्तों। वह अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे। पुत्रों में भी सबसे बड़े पुत्र राम को। इसमें दोस्तों दशरथ के बारे में बताया गया है कि दशरथ किस स्वभाव वाले व्यक्ति थे। अब आ गया दोस्तों कैकेयी का चरित्र चित्रण। कैकेयी प्रतिमा नाटकम की प्रमुख स्त्री पात्र है, यानी कि प्रस्तुत नाटक में प्राय सभी अंगों में कैकेयी नामोल्लेख अवश्य प्राप्त होता है। वस्तुतः इस नाटक के संपूर्ण कथानायक का आधार कैकेयी द्वारा मांगा गया वरदान ही है। अगर कैकेयी वरदान नहीं मांगती दोस्तों तो इस नाटक में इतने मोड़ नहीं आते। इसमें लिखा गया है कि राम कथा में प्राप्त कैकेयी के चरित्र वर्णन महाकवि भास ने अपनी कल्पना एवं लेखन शक्ति से यथोचित परिवर्तित कर दिया। राम कथा की कैकेयी जहाँ विशुद्ध पुत्र मोह में अनिष्ठा के कारण बन जाती है, वही प्रतिमा नाटक में कैकेयी मुनि शाप की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए ही भरत के लिए राजपद एवं राम का वनवास रूपी वर मांगती है। ये कैकेयी वर मांगती है दोस्तों दशरथ से, राजा से। और राजा दशरथ ऐसे वचनधारी थे कि वह अपनी मृत्यु की या प्राणों की परवाह न करते हुए वचन को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते थे। इसमें आगे लिखा गया है कि भरत के सम्मुख मंत्री सुमंतर के श्रीमुख से मुनि श्राप से संबंधित वृत्तांत का वर्णन करवाया। सुमंतर उन्होंने अंध मुनि एवं और उनके पुत्र श्रवण कुमार का संकल्प वृत्तांत अधोपांत सुनाते हैं, जिससे भरत भी इस तथ्य से अवगत हो जाते हैं कि उनके पिता को पुत्र वियोग के कारण प्राण त्याग करने का श्राप मिला हुआ है, क्योंकि दशरथ ने ही श्रवण कुमार को गलती से मारा था दोस्तों। तो इसीलिए उसको श्राप भी मिला हुआ था कि पुत्र वियोग के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी राजा दशरथ की। तो ये वही समय था दोस्तों। अब आ गए दोस्तों कौशल्या का चरित्र चित्रण। ये राम की माता कौशल्या। प्रतिमा नाटक में कौशल्या का चरित्र एक ममतामयी माता के रूप में चित्रित है। वह जितना स्नेह अपने पुत्र राम से करती है उतना ही प्रेम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न से करती है, क्योंकि कौशल्या के मन में कोई भेदभाव नहीं था दोस्तों। कौशल्या का चरित्र अन्य माताओं की अपेक्षा ज़्यादा वात्सल्यपूर्ण था। ननिहाल से लौट रहे भरत के प्रतिग्रह में पिता की मृत्यु से मूर्छित हो जाने पर सबसे पहले वह उनके सिर पर अपने माता में हाथों को स्पर्श कर उनको पुनः चेतना प्रदान करती है, यानी कि भरत को वह मूर्छित अवस्था से बाहर निकालती है। वह एक उदारमान माता एवं जेठानी है। अपने पुत्र को वन देने वाली कैकेयी से न तो वह शुभ होती है और न भरत के प्रति उनके स्नेह में कोई कमी आती है।
वह एक आदर्श पत्नी है अपने पुत्र को वन देने वाले पति दशरथ के प्रति उनके मन में कंचित भी आवेश नहीं आता, अपितु अंतिम समय तक दशरथ के साथ रहकर उन्हें संतावना प्रदान करने का प्रयास करती है। कौशल्या एक आदर्श माता, उदारता, समाशीलता, पतिव्रता नारी है। दोस्तों ये थी 7वीं यूनिट प्रतिमा नाटकम का परिचय। जितने भी चरित्र चित्रण है दोस्तों एक अवश्य आएगा इसके अंदर से, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे प्रतिमा नाटकम प्रथम अंक भाग 7 8 यूनिट। धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों।